दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 70 के 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन एक सीट है पड़पड़गंज विधानसभा की, जिसको लेकर इस सीट डामाडोल हुई। डामाडोल क्यों हुई? क्योंकि इसके प्रत्याशित उम्मीदवार हैं अवध ओझा, और अवध ओझा के वोट ट्रांसफर को लेकर के हाल फिलहाल काफी विवाद हुआ। खैर, इस पर अपडेट भी आया, लेकिन ये विवाद क्या था, क्यों हुआ और इसके नियम क्या हैं, इन मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। इन हमारे सवालों के जवाब देंगे निखिल और सवाल पूछूंगा मैं। तो बातचीत के इस फॉर्मेट में हम आपको खूब सारी बातें बताने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि निखिल, ये पूरा विवाद अवध ओझा का था क्या, और इस पे अभी अपडेट क्या है? देखिए, अपडेट तो एक ही लाइन का है कि अवध ओझा की उम्मीदवारी पर जो संकट था वो टल गया है। उनकी वोट ट्रांसफर की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है और वो ट्रांसफर हो गया है जी। प्रॉब्लम कहाँ आई थी? प्रॉब्लम वहां आई जहां पे पटपड़गंज विधानसभा सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहाँ पे 2013, 15, 20 तीनों में जीते हैं। इस बार उन्होंने अपनी सीट को किया है चेंज। वो जंगपुरा चले गए हैं जहाँ पे वो बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी से मुकाबला होगा। अब मनीष सिसोदिया की सीट पर कौन लड़ेगा? एक आप ऐसे व्यक्ति को चाहेंगे जिनके पास में कुछ अपना नाम हो, फेस वैल्यू उनके बराबर हो, लोग थोड़ा जानते हो, है ना? क्योंकि मनीष सिसोदिया को दिल्ली से बाहर भी लोग जानते हैं। तो इस तरह का उनको एक प्रत्याशी ढूंढना था। तो फिर उसी सिलसिले में यह आया कि अवध ओझा को इंडक्ट किया जाए पार्टी में। 2 दिसंबर को उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और तभी से ये चल रहा था कि अवध ओझा एक नामी एडुकेटर हैं, पढ़ाते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करवाते हैं। कई लोगों को उनका वो तरीका बड़ा पसंद है जिसमें वो जो सिविल के सब्जेक्ट होते हैं उन पर वो अपने रिमार्क्स देते रहते हैं। लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन उनका है ज्ञान के साथ वो बाहुबल का जो मिक्सचर तो करते हैं, उनका एक फैन बेस है। फिर उस तरह का कुछ लोग पसंद करते हैं। तो यही देख करके शायद ये तय पाया गया होगा कि इन्हें इंडक्ट किया जाएगा और तभी से कहा जा रहा था कि ये इलेक्शन ही लड़ने आए हैं। तो पटपड़गंज से फिर लिस्ट में नाम आया। दिक्कत ये आ गई कि वो हैं वोटर ग्रेटर नोएडा के, या थे, ऐसा कहना चाहिए। ग्रेटर नोएडा के थे, तो हैं तो हिंदुस्तान के ही नागरिक और हिंदुस्तान के ही वोटर वो। तो ये अगर लोकसभा चुनाव की बात होती तब ये चीज चल जाता, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ऐसा है कि आप हिंदुस्तान में कहीं के भी वोटर हो सकते हैं। बाकी फिर अर्हताएं वही हैं, 25 साल की कम से कम उम्र होनी चाहिए, मेंटली सेन होना चाहिए, क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। इन सारी अर्हताओं का अवध ओझा पूरा करते ही थे। विधानसभा चुनाव को लेकर के एक क्लॉज ये है कि आप जिस विधानसभा को लड़ना चाहते हैं, है ना, दिल्ली में अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो दिल्ली के किसी सीट के आप वोटर होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप पटपड़गंज के ही वोटर हों, दिल्ली में कहीं आप वोटर होने चाहिए और फिर आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। अवध ओझा ऑब्वियसली, क्योंकि फिर वो ग्रेटर नोएडा का उनका वोट बना हुआ था, तो उन्होंने उनको भी ये बात पता रही होगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 26 दिसंबर को, ऐसी जानकारी आई है कि 26 दिसंबर को उन्होंने फ्रेश एप्लीकेशन मूव की कि मैं दिल्ली का वोटर बनना चाहता हूं। फॉर्म 6 तो फॉर्म 6 होता है किसी नए व्यक्ति के एडिशन के लिए। ठीक, मान के चलिए मेरी उम्र मतलब 1 जनवरी को 18 पार हो चुकी है, मैं भरूंगा फॉर्म 6। ठीक है ना? तो ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, तो और उन्हीं के लिए कैंपेन चलाया जाता है। तो जब फॉर्म 6 भरा गया तब इन्हें समझ में आया कि नहीं, फ्रेश एप्लीकेशन नहीं मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का कानून ये कहता है, आरपी एक्ट हम लेके बैठे हुए हैं। आरपी एक्ट में अगर आप देखेंगे जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 आरपी एक्ट का आपको बताता है इलेक्टोरल रूल्स फॉर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उसमें सारा रूल लिखा हुआ है। तो उसमें एक रूल ये भी है कि एक व्यक्ति एक ही रोल पर हो सकता है। अच्छा, है ना? किसी एक ही जगह के आप वोटर हो सकते हैं। 2 जगह के होंगे तो वो उसको बिल्कुल फ्रॉड माना जाएगा, है ना? अगर ऐसा होगा तो आप दोनों जगह से जाएंगे और फिर इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि फ्रेश एप्लीकेशन की जगह हमें वोट ट्रांसफर का एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। तो फॉर्म 6 की जगह फॉर्म 8 भरा गया, उन्होंने मूव किया गया। अब इन्होंने फॉर्म 8 भरा है 7 तारीख को। अब यहीं पर आकर के मतलब रूल क्या है और पार्टी क्या कह रही है, वहां का डिफरेंस यही आता है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके सुप्रीमो हम उनको कहेंगे, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारे एक प्रत्याशी हैं अवध ओझा, जिनके कैंडिडेचर को लेकर के चुनाव आयोग हमसे सहयोग नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, ऐसा इल्जाम लगाया अरविंद केजरीवाल ने कि जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं दिल्ली की, उन्होंने पहले 7 तारीख की डेडलाइन रखी, फिर उसके बाद में एक ये अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि फिर उसके बाद उस डेडलाइन को रिवाइज कर दिया और 6 कर दिया। 24 घंटे के अंदर ही बोला। ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि 24 घंटे के अंदर ही अपना ऑर्डर बैकवर्ड रिवाइज किया। बैकवर्ड
तो एक दिन कम कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल का इल्जाम था कि क्या ये अवध ओझा को डिबार करने के लिए किया गया है। तो इन तारीखों के पीछे अरविंद केजरीवाल का एक लॉजिक भी था, उन्होंने एक लॉजिक दिया और लॉजिक वो ये था कि जैसे नामांकन की आखिरी तारीख है 17, तो 17 से 10 दिन पहले, यानी उनका ये कहना है कि भैया जो आखिरी तारीख हो नामांकन की उससे 10 दिन पहले तक आप ऐसे फॉर्म्स भर सकते हो। तो 10 दिन पहले यानी हुई 7 तारीख, और 7 तारीख को ही अवध ओझा का फॉर्म पड़ा। लेकिन अब उनके कहे अनुसार ये डेट जो है वो बैकवर्ड यानी 6 तारीख हो गई। तो वो एक कहा, अरविंद केजरीवाल ने ये भी दावा किया कि ना सिर्फ 10 दिन पहले तक के नॉमिनेशन के आप एंट्री को रिवीजन के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हो, मतलब 6, 7, 8 जो तीनों फॉर्म होते हैं रिवीजन के लिए या फ्रेश एडिशन के, 10 दिन पहले तक आप दे सकते हो। और यदि आप उस डेडलाइन को मिस भी करते हैं तो चुनाव अधिकारी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कंसीडर कर सकता है एप्लीकेशन कि इसमें मेरिट है जो रिक्वेस्ट मेरे पास में आई है। अगर हमारे अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर हमारी इस याचिका पे जो हमने लगाई है एडिशन के लिए, वो ट्रांसफर के लिए माफ कीजिए, उस पर अगर चुनाव आयोग निर्णय नहीं लेता है तो हम अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे चुनाव आयोग को। तो हमने जब न्यूज को सर्च किया तो ये समझ में आया कि अपॉइंटमेंट शायद नहीं मिला है, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी पूरी तरह से रेडी थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना, उनके साथ राघव चड्ढा, संजय सिंह, ये जाने वाले थे चुनाव आयोग के कार्यालय, मुख्य चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और वो एक काफी विजिबल चीज होती है। ऑब्वियसली 2 सूबों के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी काफिला है, संजय सिंह वहां जा रहे हैं, राघव चड्ढा जा रहे हैं, 2 सांसद हैं, एक प्रभाव, तो वो एक स्पेक्टिकल तो बनता ही, मतलब मैं नहीं कहता कि दबाव बनता चुनाव आयोग पे, लेकिन वो एक न्यूज कैमरा के लिए वो एक विजुअल बन जाता। और फिर उसकी ऑप्टिक्स कुछ इस तरह से होती कि आप देखिए एक कैंडिडेट को लड़ने देने के लिए या नहीं लड़ने देने के लिए आपने इतना टाइम लगा दिया, और ये सब कुछ हो रहा है अवध ओझा के लिए। हाँ, अवध ओझा को देखिए, बिल्कुल बेसिक एक आइडिया है ना। मैंने पहले भी बताया कि मनीष सिसोदिया की सीट के लिए उनको कोई व्यक्ति चाहिए था और वो चाहते थे कि थोड़ी एक विजिबिलिटी हो। तो अवध ओझा हैं तो उत्तर प्रदेश से, गोंडा के वो रहने वाले हैं और उनके पिता डाक विभाग में थे, पोस्ट मास्टर रहे हैं और उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया। तो अवध ओझा फिर, जैसा उनके बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने सिविल की तैयारी की, यानी यूपीएससी की परीक्षा वो निकालना चाहते थे, प्रीलिम उनका शायद क्लियर हुआ पर मेंस नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर उन्होंने मतलब करियर ऑप्शन अपना चेंज किया, उन्होंने कहा मैं पढ़ाता हूँ। और फिर पढ़ाते जो उनके पढ़ाने का तरीका है उसका एक अपना फैन बेस है। वो जिस तरह के रिमार्क्स कर देते हैं, 2-3 चीजें उसमें बड़ी रिमार्केबल हैं। टीचरों से बहुत गंभीर रहना एक्सपेक्ट किया जाता है ना। मस्खरा टीचर आपको कम देखने को मिलेगा, मतलब लड़कों में वो बड़ा पॉपुलर होता है, लेकिन फिर मस्खरे टीचर को आप बहुत सीरियसली लेते नहीं हो। लेकिन अवध ओझा का एक आइडेंटिटी उन्होंने इस तरह एस्टैब्लिश की थी कि वो पढ़ाते हैं, मतलब क्रीम ऑफ क्रीम वाला जो एग्जाम है यूपीएससी, पर वो बातें मतलब अलग अपने तरह की करते थे, अतरंगी बातें। और इसी चीज ने उनको, जब ये रील्स और सोशल मीडिया का जमाना आया, तो जो ये दिल्ली का यूपीएससी सर्कल है उसके बाहर लोग जानने लगे कि अवध ओझा कोई हैं, टीचर हैं, और अपनी टिप्पणियां वो करते रहते हैं, उसकी रील कट के वायरल होने लगी। आंखों में से लेजर निकाल के एकदम उनके लिए उनको लेकर के चले कि उन्होंने कोई चीज कह दी थी, उनको पसंद नहीं आई। अच्छा, पार्टी में आते ही उनके विवाद भी शुरू हो गए। फिर एक चीज ये भी है कि जो भी एडुकेटर्स हैं, है ना, आप बड़े एडुकेटर्स जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकले, या उद्योग कोई भी जो चला रहा होता है ना, अंततः शिक्षा का भी जो तंत्र है वो अंततोगत्वा एक उद्योग है। तो वैसे लोग पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं या एग्नोस्टिक रहने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी को अच्छा नहीं बोलूंगा, मैं किसी को खराब नहीं बोलूंगा, दुकान मेरी पहले भी चलती थी, दुकान मेरी बाद में भी चलती रहेगी। जनरल कंडक्ट इस तरह का होता है। या फिर वो अपना एकदम ग्रेसफुल वो बनाएंगे कि नहीं, मैं पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं करता, मैं शिक्षा की बात करता हूँ टाइप का। अवध ओझा ने उसको भी तोड़ा। वो उनके आप ढूंढेंगे तो उनको बयान मिल जाएंगे जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, या उनके ऐसे बयान हैं जिनको देखा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कही गई बात है। आपको वो बयान भी मिल जाएगा जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं पहले नरेंद्र मोदी को पसंद करता था, अब राहुल गांधी को पसंद करता हूँ। अब वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को पसंद करने की बात कहने के बाद में वो चले गए आम आदमी पार्टी में। तो बीबीसी के पत्रकार हैं अंशुल, वो वहां पहुंचे हुए थे इंटरव्यू के लिए, वो चीज बड़ी वायरल हुई। और अवध ओझा का एक साक्षात्कार चल रहा है, जैसे आप अवध ओझा हैं, मैं अंशुल हूँ। तो मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि सर आपने इनकी तारीफ की थी, फलाने की और ठिकाने की, और तो अब ये चलती रहेगी क्योंकि अब तो आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी में हैं। तो अवध ओझा उस चीज का कुछ जवाब दे रहे थे।
अपनी समझ पर जो उनको कहना था वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। कैमरे के पीछे से किसी ने टोका अंशुल को, हाँ। कि आपसे कहा गया था कि इस तरह के उल्टा सीधा सवाल नहीं पूछना है। तो अंशुल इस बात को संभालने की कोशिश करते हैं कि कोई बेअदबी तो मैंने की नहीं है, और जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ जो हमारे गेस्ट हैं उसका वो जवाब भी दे रहे हैं, तो मेरे से क्या कोई गलती हुई है? ऐसा तो है नहीं। अवध ओझा से भी उन्होंने ये बात पूछी थी कि क्या मैं आपको कुछ कोई गलत बात पूछ बुरी रहा लगी? हूँ। हाँ। तो और अवध ओझा ने भी उसमें मतलब ऐसा तो नहीं कहा कि अंशुल आपका कोई सवाल बेतुका है जो भी, बावजूद इसके वो इंटरव्यू रोका गया और बीबीसी ने उस इंटरव्यू को किया पब्लिश। तो फिर ये होने के बाद में जो नहीं भी जानता था अवध ओझा को वो जानने लगा, क्योंकि वो वायरल हुए कि भाई देखिए प्रत्याशी बनने वाले हैं, नए नए नेता बने हैं और कैमरा बंद करवा दिया। अच्छा, वो अवध ओझा जो हमेशा मतलब किसी भी मंच पर हो, चाहे वो क्लासरूम में हो, धाकड़ छवि थी, वहां पर राजा बनाओ, राजा बना दूंगा, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन वहां ऐसा हुआ कि क्योंकि उस इंटरव्यू को अवध ओझा ने नहीं रोका था, हाँ। वो किसी कैमरे के पीछे से किसी ने टिप्पणी करके रोका है, और फिर बाद में अवध ओझा उसमें ये कहते देखे गए कि नहीं पार्टी लाइन। हाँ। तो लोगों ने ये कहा कि बताइए आप पहले कैसी बातें करते थे और अब आप कैसी बातें करते हैं। हाँ। तो वहां से एक उनको इस इलेक्शन में मतलब दैट वाज हिज यू नो मोमेंट ऑफ फेम या इनफेमी, जो भी आप उसको कहना चाहें, जैसे आप देखना चाहें। बट जैसे मैंने कहा अवध ओझा मतलब नोटिस होने वाले व्यक्ति हैं, वो पहले भी न्यूज में कर रहे हैं, जो भी वो कहते थे तो उसकी रील कट जाती थी, फिर उसके बाद ये इंटरव्यू हुआ तो, और अब जब उनका नामांकन हुआ उसमें ये सामने आया कि नहीं वो वोटर तो ग्रेटर नोएडा में है। अच्छा, खबरें चली कि नामांकन रद्द हो सकता है, लेकिन नामांकन हो ही नहीं सकता था अगर वो वोटर ना होते तो हाँ। है ना। नामांकन में क्या, इसीलिए बहुत अच्छे और जितनी बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी है ना, जो बड़ी संसाधन संपन्न पार्टियां होती हैं, बहुत महंगे वकीलों को हायर किया जाता है स्क्रूटनी के लिए कि जो कैंडिडेट हम खड़ा कर रहे हैं और जिस तरह से उनका फॉर्म भरा जाएगा उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि कई बार 1-2 दिन का समय होता है, जैसे इसमें एक ही दिन का है। 17 को फॉर्म का लास्ट डे है, 18 को स्क्रूटनी हो जाएगी। स्क्रूटनी में फेल कर गए मतलब बाहर हो जाओगे। तो ये लोग चाहते नहीं है, तो इसीलिए एक बहुत ही मतलब सधे हुए हाथों से फॉर्म को भरा जाता है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, एक चीज ये कि पहले इन्होंने जैसे 27 दिसंबर को फॉर्म 6 भरा, बाद में इन्हें बताया गया कि फॉर्म 6 नहीं फॉर्म 8 भरना है। मतलब आम आदमी पार्टी जो एक तरफ सबसे पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है, आगे रहती है, वो इन सारे फॉर्म्स वगैरह में कहाँ अटक जा रही है कि लास्ट डे तक ये मामला चला जा रहा है और एक दिन की वजह से ऐसी बातें कही जा रही हैं। देखिए, अब जैसे ये तो फिर स्पेकुलेट करना हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, हाँ। या क्यों किया, तो बाहर से तो हम यही बता सकते हैं कि ये चीज उनको भी दिखी होगी, लेकिन शायद उन्हें लगा होगा कि हम ये चीज पुल ऑफ कर ले जाएंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता नहीं है, और जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं उससे पहले इलेक्टोरल रोल जो होते हैं वो रिवाइज किए ही जाते हैं। तो वो शायद मान के चल रहे होंगे कि ये बहुत ही छोटी क्लरिकल मतलब चीज है ऑन आवर पार्ट, है ना, ठीक है, नहीं है वोटर तो बना देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। मतलब बाकी तो फिर आम आदमी पार्टी जानेगी कि वहां क्या हुआ था एग्जैक्टली। मैं बाहर से एक वो बता रहा हूँ, उन्हें ऐसा लगा होगा कि ये हो जाएगी, और इसीलिए एक सिंपल चीज जो आम आदमी पार्टी की नजर में थी कि हमने फॉर्म दिया, आपने फॉर्म लिया, साइन किया और सब लोग अपने घर जाओ खुशी खुशी, जब वो नहीं हुई, इसीलिए मतलब एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और अपनी पार्टी के सबसे ताकतवर नेता वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है और अगर नहीं होगा तो मैं चला जाऊंगा इसी, और नाम लेकर के बोलते हैं, मतलब पद का नाम लेते हैं कि इलेक्शन ऑफिसर जो हैं उन्होंने नोटिस X निकाला, 24 घंटे बाद नोटिस Y निकाला, 24 घंटे डेट पीछे किया और ये मेरे प्रत्याशी को डिबार करने के लिए इल्जाम लगाया। लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आया, अवध ओझा का जो एप्लीकेशन है वो स्वीकार कर लिया गया है, अब वो दिल्ली में वोटर बन गए हैं और अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। मतलब अब नामांकन खारिज होने के सारे कयास और ये सारे विवादों पर पूर्ण विराम लग चुका है। ये स्क्रूटनी के बाद हमें पता चलेगा। अब अवध ओझा नामांकन करने की स्थिति में पहुंचे हैं। अच्छा। अब वो अपना पूरा नामांकन भरेंगे, जो आरपी एक्ट में लिखा है उस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, है ना। फिर स्क्रूटनी में देखा जाएगा कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट हमको दिया है वो डॉक्यूमेंट ठीक से आपने भरा है कि नहीं, फॉर्म को ठीक से भरा है कि नहीं, जो अटैचमेंट है वो ठीक से लगाए हैं कि नहीं। वो ठीक होगा तो फिर जो रिटर्निंग अफसर होगा वहां पे वो उसको अप्रूव करेगा, अगर नहीं होगा तो खारिज होगा। ये भविष्य ही बताया जी। तो खैर अपनी पूरी चर्चा से ये निष्कर्ष निकलता है कि एक ऐसा नेता जो अभी नेता बनने वाला है, एक ऐसे शख्स जो
पार्टी ज्वाइन करते हैं तब खबरों में आते हैं, नामांकन करते हैं पहली बार, डेब्यू करने जाते हैं तब खबरों में आते हैं, चर्चा में आते हैं और कुछ ना कुछ विवाद जुड़ जाता है इनके साथ। अभी नामांकन होना है, नामांकन के बाद जब ये चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के लिए ये कैंपेनिंग करेंगे तब इनके साथ क्या होता है और चुनाव में क्या होता है, इस पर क्या कुछ होगा हम सब देखेंगे। आप क्या सोचते हैं, आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बातचीत का ये अंक आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी आप जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बने रहे खबर गांव के साथ।